हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। माय नेम इज जीवित सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। और दोस्तों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं ये है तो बहुत छोटा सा टॉपिक, लेकिन मुझे लगता है कि ये कभी भी पेपर में टपक सकता है। इस बार इसके कुछ ही चंद ही सवाल आए हैं, लेकिन क्योंकि टॉपिक भी बहुत छोटा है और आसान है, इसलिए इसको छोड़ा नहीं जा सकता है। ऐसा तो नहीं बोलूँगा जैसे 5 ईयर प्लान के आप देखिए 60 सवाल थे, लगभग 60-70 ही थे इवन। इसके उतने सवाल तो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि भाई आसान टॉपिक है, बहुत ही जल्दी फटाफट से फिनिश हो जाएगा। और आखिर में मैं आपको थोड़ा सा क्रक्स बता दूंगा, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि भाई इतनी सी चीज़ भी अगर इस पूरे टॉपिक की पता है उतना हमारे लिए सफिशेंट है आज की डेट में एग्जाम के लिए। ठीक है भाई मेरे। लाइट और जला लेते हैं। चलिए, तो आ जाइए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, है ना। ये वाला जो है अभी हम जो पढ़ रहे हैं जीके रामबाण 4.0 बैच को पढ़ रहे हैं, रामबाण 4.0 बैच को पढ़ रहे हैं दोस्तों। इस बैच को बस 2 लेक्चर काम के और हैं, जिसके बाद ये बैच जो है इकोनॉमिक्स वाला जो स्पेशली जो है कंटेंट वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, बैच नहीं, इकोनॉमिक्स का कंटेंट पूरा हो जाएगा। राम राम, आ जाइए भाई साहब, फटाफट से आ जाइए जितने भी स्टूडेंट्स हैं। एंड ये सब तो आपने नोटंकी आज देख ही ली होगी, जो कि मैंने पहले ही अपने स्टूडेंट्स को अवेयर कर दिया था कि भाई जैसे ही रिजल्ट आएगा सब लोग फॉर्मो क्रिएशन, मार्केटिंग, खरीद फरोख्त और ये सब नोटंकियों में लग जाएंगे। आज आपने देखा है ना, अच्छे खासे धड़ल्ले से देखा। कल जैसे ही रिजल्ट आया उसके बाद रात को सब लोग एक्टिवेटेड हो गए, सब खरीद फरोख्त नोटंकी जितनी होनी थी वो अब चालू हो चुकी है ना। आप लोग को यही एडवाइस है जितने हमारे जेन्युइन स्टूडेंट हैं, क्योंकि यहाँ इस चैनल पे केवल पढ़ने वाला बच्चा है। उनको मैं यही बोलूँगा कि आप अपनी पढ़ाई को मत छोड़िए, इन सब नौटंकी बाजों की नौटंकियों से दूर रहिए। कुछ नहीं मिलने वाला, कोई उसकी टांग खींचेगा, कोई उसकी खींचेगा, वो कहेगा मेरा रैंक है, वो कहेगा मेरा रैंक है, रैंक किसी का भी नहीं है ना। कुल मिला के यही खेल चलता रहेगा। हमें तो पता है, हम तो इतने सालों से इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं। क्या चलता है बैक एंड पे सब मालूम है। आप लोग को भी अवेयर ही कर सकते हैं और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए, बस यही बोल सकते हैं आपको। एंड अभी एग्ज़ाम कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, है ना। पास ही एग्ज़ाम कभी भी हो जाएगा, कभी भी नोटिफिकेशन आएगा, कभी भी एग्ज़ाम हो गया तो फिर आप बाद में पछतावे के आंसू लाएं। इससे अच्छा है कि अभी से अपना जो है सही रूटीन में चलते जाइए। हम भी कोशिश कर रहे हैं ना। इसको जैसे ही ख़त्म करेंगे तुरंत पॉलिटी स्टार्ट कर देंगे। फिर पॉलिटी तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि पॉलिटी में ज़्यादा इनोवेटिव कोई चीज़ें आई नहीं है ऐसी। कुछ चीज़ों में जो है रिसर्च का काम है, बाकी उतना रिसर्च का काम पॉलिटी में है नहीं है। वो फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स में ही ज़्यादा इशू था, जो कि मैं लगे हाथ कर रहा हूँ। जी कह रहे हैं सर, यू आर द बेस्ट, बैक टू बैक कंटेंट इज कमिंग। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैंने आपको वो 2 सीरीज बताई थी ना, जो इतिहास रचने वाली हैं, आने दो एक बारी उनको, है ना। आप देखिएगा कि वो है असली फॉर्मो, वो है असली गेम चेंजर। अभी थोड़ा सा बस वेट कर लो, खेल बदलेगा, पलटेगा। और इस बार तो हम दुगनी तैयारी के साथ आए हैं। आप देखिए कि इस बार जीएसटी इंस्पेक्टर हो गए, है ना, सीबीआई में एसआई हो गए, ओएस की पोस्ट हो गई, टीए हो गए, ऑडिटर हो गए। बताइए कौन सी पोस्ट है हमारे स्टूडेंट्स ने जो नहीं लिए, जेन्युइन स्टूडेंट्स ने, और जिन्होंने जीके के दम पे लिए। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि एक स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है जिसने पोस्ट हो सकता है कि मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के दम पे ले लियो और उसकी जीके बहुत वीक हो। लेकिन मैं जिन स्टूडेंट्स की जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी बात कर रहा हूँ, उन लोगों ने स्पेशली जीके के दम पे भाई साहब जो है बाजी मारी है। एवरेज स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो कैसे पोस्ट हासिल करते हैं, वो सारे के सारे रिजल्ट हम अपने टेलीग्राम पे रेगुलर में शेयर कर रहे हैं। आप भी जो है वो देख ही रहे होंगे। इसके अलावा जो भी बिगिनर बच्चा है उनको मैं यही बोलूँगा भाई मेरे कि जीवी कक्षा जी के चैनल को फॉलो करके रख लो, है ना। यहाँ पे ये 2 प्लेलिस्ट को ख़त्म कर लो जब तक कि हमारी वो जो 2 नई सीरीज़ नहीं आ रही हैं जो एकदम गेम पलटेंगी। लेकिन इन 2 को आप प्लीज़ कंप्लीट करके रख लीजिएगा, है ना। इवन हेडशॉट को तो सबसे पहले कर लो, और इसमें जो मेन टॉपिक है, 2-3 टॉपिक, 4 टॉपिक, वो पहले करके रख लो, ताकि वो जो अपकमिंग की सीरीज़ आने वाली है ना, उसमें आपको कोई दिक्कत ना आए, कोई तकलीफ ना आए। नहीं तो फिर वहाँ पे आप जो है परेशान होते रहेंगे। वो जो हमारा जब जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा एसएससी का और वो सीरीज स्टार्ट होगी ना, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे
आपका भाई 4-4 5-5 घंटा रेगुलर में शाम को आएगा पढ़ाने के लिए, और इतना ही दम आप भी लेकर आएंगे अपने साथ, है ना। सो वहाँ पे देखेंगे सब खेल बदलेंगे, क्योंकि मैं वो चीज़ें इनोवेट करवा रहा हूँ अब जो अभी तक की इतिहास में एसएससी के में नहीं किसी ने करवाई है, ना ही किसी ने दिमाग लगाया है। लोग अपना टीमें बनाने में, बैच बेचने में बिजी हैं, लेकिन हमने जो है कुछ नई इनोवेशंस की हैं, बहुत जल्द आपके सामने होंगी। और 22 क्वेश्चन जो हमारे कंटेंट्स हैं, 21 के साथ +1 भी कर लीजिए, एक और आया था। सो ये जो है इस वीडियो में आप चेक कर सकते हैं। आ जाइए फटाफट से जी। कह रहे हैं कि दम तो है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल दम है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। ये सेशन बहुत ही छोटा होने वाला है, इसमें कतई हम समय बर्बाद नहीं करेंगे, ना मैं आपका टाइम वेस्ट करूंगा ना अपना टाइम वेस्ट करूंगा। सो फटाफट से इस सेशन को करते हैं, और फिर जो है उसके बाद आप अपना काम जो भी कर रेगुलर में करते हैं उसको कर लीजिएगा। सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आप समझिए कि ये होती क्या है। बहुत ही आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि ये हमारा देश है जैसे, है ना। सो अगर हमारे देश के लोग ही अंदर इन्वेस्टमेंट करते रहे, सो ये क्या हो गया, ये तो हमारे देश का ही पैसा अंदर ही अंदर घूमे जा रहा है। सो आप मेरे को बताओ कि अगर इसके अंदर पानी है और वो पानी को ही मैं अंदर ही अंदर घुमाए जा रहा हूँ, सो क्या ओवरऑल पानी कभी बढ़ेगा? कभी भी नहीं बढ़ेगा। अगर इस जगह का पानी इसी के अंदर मैं घुमाता रहूँ, चाहे मैं उसको बर्फ बना लूँ, चाहे मैं उसकी कुल्फी बना लूँ, जो बना लूँ, है ना, वो इसके अंदर रहेगा तो वो पानी उतना का उतना ही रहेगा। लेकिन अगर मैं बाहर से एक्स्ट्रा पानी ऐड कर दूँ इसके अंदर, तो क्या ये कंटेनर भरना शुरू कर देगा? बिल्कुल भरना शुरू कर देगा। सो यहीं से आप समझ सकते हैं ये जो एक्स्ट्रा पानी है यही होता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ये है कि जब हमने अपने देश के दरवाजे व्यापार के लिए खोल दिए तो विदेशी कंपनियां आकर भारत में निवेश करना शुरू करेंगी। और ऐसा नहीं होता कि 100 का 100% वो निवेश कर सकती है, उसमें भी जो है कुछ कंडीशन सरकार रखती है। जैसे ऐसा हो सकता है कि सपोज करो पहले 40% ही अगर कोई कंपनी भारत में निवेश कर सकती थी, अब ये बोल दिया गया कि आप क्या कर सकते हो, सपोज करो 34% और कर सकते हो, तो अब वो कितना कर पाएगी? 74% कर पाएगी। सो इसका मतलब ये हो गया कि भारत के अंदर कोई बड़ी कंपनी अगर वो बनाएगी, सो उसमें 74% शेयर उस फॉरेन की कंपनी का हो जाएगा, और बाकी बचा हुआ शेयर जो किसी भारतीय का होना ज़रूरी है। और क्या इसके एफडीआई के फायदे हैं या नुकसान हैं, तो वो भी हम अभी पूरा का पूरा एक एक करके चेक करेंगे। बट एफडीआई का मतलब क्या है, मैंने आपको समझा दिया कि फॉरेन से कोई भी पैसा भारत के अंदर आया जो भारत के अंदर व्यापार के लिए या फिर इस्तेमाल हो रहा है, या फिर भारत की नेशनल इनकम को इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उसको हम एक तरह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं। जिसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारी लिबरलाइजेशन के कानून लेकर आती है, जिसके अंदर बहुत सारी छूटें दी जाती है। अच्छा, क्यों आते हैं ये लोग? जैसे मैं आपको आसान भाषा में बोलूँ तो ये लोग इसलिए आते हैं भारत में। कई बार सरकार क्या होती है, जैसे अभी आपने देखा होगा कि सर्वर्स के लिए सरकार ने बोला कि 3 साल की आई थिंक टैक्स हॉलीडे दे दी है। सो वो सर्वर के लिए क्यों दी है, आपको पता है इस बात का? क्योंकि आप देखिए कि जो आप घर में वेब कैम लगा के रखते थे ना ऊपर, जो सीसीटीवी कैमरा, सो वो चाइनीज़ कंपनी के जनरली होते थे। और वो चाइनीज़ कंपनियाँ क्या कर रही थी कि जैसे आपके बेडरूम में सपोज कीजिए कि अब आप ऐसी अवस्था में है ना, हस्बैंड वाइफ तो हो ही सकते हैं, सो हर कोई जो है अपने पूरे के पूरे घर में कैमरे लगा के बैठा है। सो होता क्या है कि वो उस कैमरे से जो है सर्वर पे बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके बेच दी जाती थी, या फिर भारत के जो लोग हैं उनके घरों का जो डेटा है वो वहाँ पे कहीं ना कहीं चाइना के अंदर या कहीं और जो है ब्लैक मार्केट को बेचा जा रहा था। सो उस वजह से सरकार ने ये बोल दिया कि अब ये जो सर्वर है ना ये भारत में होने ज़रूरी है। इसलिए आप देखिए कि हमारी सरकार चाह रही है कि सर्वर्स की जो कंपनियां हैं वो यहाँ पर ही सर्वर बनाए, इसलिए उनकी टैक्स हॉलीडे कर दी, यानी कि शुरुआत के 3 साल में टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सो वो कंपनियां इससे अट्रैक्ट होंगी, वो आएंगी भारत में कि भाई 3 साल तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा, एक तरह से, अगर आप इस बात को समझ पाए। सो इसमें सरकार की बहुत सारी नीतियां होती है। टैक्स वेवर हो गया है ना, या फिर ऐसा भी कर दिया जाता है कई बार कि अगले 3-4 साल में आप आधा टैक्स दे दीजिए। सो बहुत सारी ऐसी नीतियां होती है कि लोगों को बनाए रखना है ना। फिर एक टाइम पे जब वो स्टेबल हो जाएगी कंपनी, फिर उसको बोला जाएगा कि अब तुम पूरा टैक्स दो, ठीक है, इस तरीके से जी। सो ये जो है तरीका है ना। अच्छा, हमारे देश के लिए एफडीआई आप देखिए कि जितना ज़रूरी है उतना ही हमारे देश के लिए एक और चीज़ ज़रूरी है। अगर हमें अपने देश का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड कह लीजिए या बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना उसको सुधारना है। अच्छा, ये बड़ा एक कंफ्यूजिंग टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला, है ना, BOP जिसको बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसको भी मैं आसान भाषा में बता देता हूँ। वैसे एक वीडियो में कोशिश करूँगा पेड कोर्स में डालने की, जिसमें पूरा मैं डिटेल में चर्चा करूँगा, जिसको कोई देखना हो कि भाई बहुत ही डिटेलिंग में चाहिए, जैसे है ना पूरा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, तो वो तो मैं बना दूंगा, मैं बहुत डिटेलिंग में मैंने समझा रखा है। उसकी आवश्यकता नहीं है पढ़ने के लिए, लेकिन जिसको पढ़ना है उसके लिए डाल दूंगा। तो कुल मिला के कहानी BOP की ये है कि आपको ये देखना है कि भाई आपके देश में जो कमाई आ रही है, पैसा आ रहा है ना, वो कितना आ रहा है ना विदेशों से, और यहाँ से बाहर कितना जा रहा है। अब इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जैसे विदेशी व्यापारी हैं तो वो यहाँ से पैसा अपने देश में लेकर जाएंगे, और जो हमारी कंपनियाँ विदेशों में हैं वो यहाँ पर लेके आएंगी। और इसमें यह भी होता है कि भाई
कुछ चीज़ जैसे हमें इंपोर्ट करनी पड़ी तो उसके बदले में हम जो है फिर डॉलर में पैसा देंगे, और अगर कुछ चीज़ हमने एक्सपोर्ट कर दी तो उसके बदले में हमारे देश को पैसा मिलेगा। सो कुल मिला के कहानी ये है कि हम ये देखते हैं यहाँ पे कि भाई हमारे देश में अगर तो ज़्यादा पैसे का इनफ्लो हो गया, पैसा हमारे देश में आ ज़्यादा रहा है और देश से बाहर कम जा रहा है, ठीक है, अगर ये समझिए कि देश में ज्यादा आ गया और बाहर कम गया तो उसको बोलते हैं, कौन सा केस बनता है, बीओपी का, सरप्लस का। अच्छा, वहीं पे अगर ऐसा हो कि हमारे देश से बाहर ज्यादा जा रहा है पैसा और देश के अंदर कम आ रहा है, ये मैं सिर्फ विदेशी निवेश के हिसाब से बता रहा हूं, सो उसको क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं डेफिसिट का केस, ठीक है। सो इसमें सरप्लस क्या होता है और डेफिसिट क्या होता है, ये दोनों भी आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए हैं। चलिए, सो इसके अलावा ये एफडीआई को बस एक डेफिनेशन की फॉर्म में लिख दिया कि है ना, कोई भी पार्टी है ना एक कंट्री की, वो दूसरी कंट्री में अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है, सो वो क्या करेगी कि दूसरी कंट्री में जाकर अपना बिजनेस खोलेगी। जैसे आप देखिए चाय सुट्टा बार है, वो इंडिया का है, अब वो दुबई में गया, तो दुबई में गया तो एक तरह से दुबई में जाकर उसने एफडीआई की ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, लेकिन वो हमारे देश के लिए एफडीआई नहीं है, वो उनके लिए है, लेकिन वहां से कमाई करके यहाँ पर तो लेकर आएगा ना, तो वो एक तरह से हमारे लिए क्या हो गया, हमारे लिए अच्छी बात होगी कि वहां से कमाई करके हमारे देश में लेकर आएगा, अगर लेकर आया तो, ठीक है। सो इसमें यही होता है। अच्छा, कुछ लोग को ऐसा लगता है कि कई बार कि सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ के लिए ऐसा होता है, इसमें ना गवर्नमेंट कई बार ऐसा भी करती है कि रुपए को डीवैल्यूएट कर देती है। डीवैल्यूएशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि $1 के मुकाबले, अगर पहले एग्जांपल के लिए मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको, डॉलर 80 रुपए का था, सो अब गवर्नमेंट अपने रुपए को डीवैल्यूएट कर देगी, सो इसमें क्या हो जाएगा, $1 मान लो अब उसने 90 का कर दिया, एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ। सो आप समझिए कि अगर किसी ने $1 लाख भारत में निवेश किया तो वो इंडिया के रुपए के हिसाब से 80 लाख रुपए हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अब देखिए कि अगर सरकार डिवैल्यूएट कर देती है, सो अब कोई $1 लाख भारत में निवेश करेगा व्यापारी, सो वो 80 लाख नहीं माना जाएगा, वो 90 लाख रुपए माना जाएगा। सो इससे क्या हुआ कि व्यापारियों को एक फायदा दिखा सीधा 10 लाख रुपए का, पॉइंट समझना आप, है ना। सो वो क्या है, ज्यादा अट्रैक्ट होंगे करने के लिए, ऐसा भी कई बार ऑप्शन में आपको आ सकता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, स्किल्ड लेबर जो सस्ते में मिल जाए। मान लो कि यही जो लेबर, जो व्यक्ति को आप पेमेंट इंडिया में करेंगे, हो सकता है वो 10,000 रुपए में आपको काम कर दे, लेकिन वहीं पे अगर आप यूएस में बैठे उस व्यक्ति को काम पे लगाएंगे, वो 10,000 रुपए में नहीं करेगा। सो आप देखिए कि आउटसोर्सिंग का जो होता है ना, आईटी कंपनियां देखिए कितनी ज्यादा आउटसोर्सिंग करती हैं। वो क्यों भारतीयों को लेना पसंद करती हैं, क्योंकि ये सस्ते में काम कर देते हैं, सीधी बात तो यही है। चाइना भी सस्ती लेबर का घर है ना। सो सेम वही चीज़ है कि स्किल्ड वर्कफोर्स जो है उनको हेल्प कर देती है, एक तरह से कम पैसों में भी काम हो जाता है। इसके अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ऐसा भी आप समझ सकते हैं कि कई बार जो है लंबे समय के लिए ऋण भी दिया जाता है ना, सो वो भी हम आगे चर्चा करेंगे। सो लॉन्ग टर्म के जो इंटरेस्ट होते हैं वो इसके अंदर कवर होते हैं, और साथ में लंबे समय के लिए कई बार जो है, जैसे मान लीजिए कि सॉफ्ट बैंक है, सॉफ्ट बैंक ने जनरली मैक्सिमम भारत की कंपनियों को जो है ऋण दे रखा है। मैं आपको बता दूं, है ना, आपको नहीं पता आप सर्च करके देखना सॉफ्ट बैंक कहाँ का है, या तो चाइना का या जापान का है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, चाइनीज़ या जापानीज़ है सॉफ्ट बैंक, आप चेक करिएगा। सो ये जो पेटीएम है, पेटीएम को मैक्सिमम कर्जा जो सॉफ्ट बैंक ने दे रखा था। सो ये भी क्या हो गया एक तरह से, क्योंकि वो लंबे समय के लिए उसको कर्जा दे दिया, तो भारत के अंदर तो आया ना, निवेश तो हुआ ना, है तो एक तरह से निवेश ही वो। सो उसको भी हम एफडीआई के रूप ही मानते हैं, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इस चीज़ को। सो मैंने अभी बताया कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या होता है, मैंने उसकी पूरी डेफिनेशन बताई कि भाई कोई भी विदेशी धन जो भारत में इन्वेस्टमेंट के तौर पे आएगा, जिससे कि भारत के अंदर हम फैक्ट्रियां वगैरह बनाएंगे या बिजनेस को जो है बढ़ाएंगे, जिससे कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोगों को रोजगार वगैरह भी मिलेगा, हमारे देश की डेवलपमेंट भी होगी। वो कैसे होगी वो हम आगे चर्चा करेंगे। उसी चीज़ को एक तरह से हम जो है यहाँ पे जो भी बना रहे होंगे फिर उसको एक्सपोर्ट करेंगे। सो इससे जो है हमारे देश का बिजनेस बढ़ेगा एक तरह से। सो इसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। चलिए, अच्छा, अब इसके बाद सिर्फ आपको लगता होगा शायद कि क्या पैसा ही भारत में आएगा। भाई अगर कोई विदेशी यहाँ पे निवेश करेगी कंपनी, सो वो क्या सिर्फ और सिर्फ पैसा लेकर आएगी भारत में? ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये आपका भ्रम है। वो अपने साथ पैसे के साथ साथ कुछ और चीजें भी लेकर आएगी जो आपको पता होनी चाहिए। क्या चीजें हो सकती हैं वो? सो वो अपने साथ क्या लेकर आएगी? नई स्किल लेकर आएगी, नई टेक्नोलॉजी लेकर आएगी भाई मेरे, और अपनी जो है नई नॉलेज लेकर आएगी। आप समझिए कि ये कैसे लेकर आएगी। मान लीजिए कि एक कंपनी है ना, वो यूएसए में बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रही है। अब वो अगर यूएस में है तो ऑब्वियसली बात है, यूएस एक डेवलप्ड इकोनॉमी है, वहां पे वो जो स्टैंडर्ड्स इस्तेमाल करते होंगे, जो मशीनें इस्तेमाल करते होंगे, जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते होंगे, या वहां पे उनके एम्प्लॉय जिस तरीके से ट्रेंड होंगे, आप समझना, बिल्कुल वो यहाँ भारत में आएंगे। और वो हमेशा प्राइवेट कंपनी में ये जरूर होता है कि भाई कल्चरल एक्सचेंज, ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, क्या क्या होता है। कल्चरल एक्सचेंज बहुत होता है, और रेगुलर में उनकी ट्रेनिंग्स लगती हैं।
ये भी मैं बता दूं, है ना, ट्रेनिंग्स बहुत ज़्यादा लगती है। जैसे बहुत सारी कंपनियां भारत में ऐसी होती हैं जो अपने एम्प्लॉय को क्या करती हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर उनका बेस यूएसए में है, सो यहाँ के जो बेस्ट एम्प्लॉय होंगे ना भारत के, उनको विदेश में भी भेजती है ना, कई बार 6 महीने के लिए, कई बार 1 साल के लिए, और उनको इसीलिए भेजा जाता है ताकि वो उस कल्चर में ढल जाए जो विदेश में वहाँ पे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होता है कि वहाँ पे जब ये हमारा भारतीय चला गया, इसने सारी चीज़ वहाँ पे सीख ली, और आपको पता है भारतीय बहुत तेज़ होते हैं, वो बहुत जल्दी सीख लेते हैं। तो एक बार सीख ली ना, आके सभी को सिखा देगा लाइन से। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। आप समझिए हमारे देश के लोग जो हैं इससे और ज़्यादा स्किल्ड होंगे, है ना, हमें नॉलेज भी मिल जाएगी विदेशों की कि वो किस रणनीति पे काम करते हैं। सो आप इस तरीके से इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो ये जितनी भी टेक्नोलॉजी है उधर की, वो भी हमारे को मिलेगी, हमारी स्किल भी बढ़ोतरी होगी, हमारी नॉलेज की भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि वो कंपनियां तो यही चाहेंगी ना कि जैसा वो यूएसए में कर रही है वैसे ही भारत में उसी एफिशिएंसी के साथ करें। सो ये एक अच्छी चीज़ भी साथ में लेकर आती है। कम सैलरी में होता है, ये तो है ही है भाई मेरे। इसके अलावा क्लोजली इन्वॉल्व इन अदर कंट्रीज डे टू डे ऑपरेशन। सो जब एफडीआई लगेगा तो हम जो है इंटर कंट्रीज सारी की सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाती है दो कंट्रियों के बीच में। सो यही मैंने बताया कि इससे होगा क्या, कौशल, प्रौद्योगिकी और ज्ञान की जो है बढ़ोतरी होती है। हमारे देश के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। केवल पैसे के साथ निवेश से कुछ नहीं हो रहा है, ये 3 चीज़ भी जो है एक्स्ट्रा हमारे साथ, एक वो होता है ना इनटेंजिबल तरीके से आती है। इनटेंजिबल होता है कि जिसको आप देख नहीं सकते हो, और टेंजिबल होता है जिसको आप देख सकते हो, है ना। तो पैसा तो टेंजिबल है, लेकिन ये जो 3 चीज़ एक्स्ट्रा में आ रही है, इनटेंजिबल है, इनको देख तो नहीं सकते लेकिन है ये, है ना। सो कम वेतन पे ये कंपनियों को फ़ायदा होता है कि कम वेतन पे जो है या करों में जो छूट मिल जाती है, तो उसकी वजह से ये बहुत सारी कंपनियां भारत में आना पसंद करती हैं। तो हम जो है दूसरी देशों के साथ जो है व्यापार में इसमें जो है बढ़ोतरी होती है, वही चीज़ है। अच्छा, इसके 3 कंपोनेंट हो सकते हैं। एफडीआई कितने प्रकार का हो सकता है और किस किस प्रकार का हो सकता है वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं कौन सा टॉपिक कवर करूंगा ये पूछ रहे हैं भाई मेरे, 1 सेकंड रुक जाइए। इसके बाद जो मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ दोस्त, होने वाला मोस्ट प्रोबेबली, एक तो मैंने आपको क्या बताया था, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था स्टॉक वाला, स्टॉक एंड इंश्योरेंस वाला। उसके क्वेश्चन अच्छे खासे आ रखे हैं। सो एक स्टॉक एंड इंश्योरेंस का टॉपिक मुझे कवर करवाना है, और एक और था डिमांड एंड सप्लाई। ये 2 टॉपिक मुझे मेजरली कवर करवाने हैं। बाकी पॉवर्टी वगैरह, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह, ये तो तुच्छ से टॉपिक है, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा आए भी नहीं, इक्का दुक्का क्वेश्चन आए होंगे। सो ये मैं जो है ऑलरेडी रिकॉर्डेड सेशंस जो है वो डालूंगा उसमें। चलिए, सो 3 कंपोनेंट बनते हैं एफडीआई के। कितने प्रकार का निवेश हो सकता है? सबसे पहला तो हो सकता है इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल में क्या होता है कि कोई भी विदेश के आदमी आया यहाँ पे भारत के अंदर, उसने एक फैक्ट्री के अंदर शेयर खरीद लिए, परमानेंट शेयर खरीद लिए, एम्प्लॉय शेयर नहीं, परमानेंट शेयर खरीद लिए। सो ये क्या हो गया, एक तरह से निवेश कर दिया, उसकी इक्विटी उतनी हो गई, मतलब उतनी कंपनी उसके नाम पे हो गई। दूसरा, री इन्वेस्टेड अर्निंग। अब ये भी एक बड़े मजेदार चीज है। आप समझना कि अगर ये आदमी ने यहां भारत में सपोज करो कि 100 करोड़ इन्वेस्ट किए, 100 करोड़। अब हुआ क्या कि 100 करोड़ निवेश करने के बाद 1 साल के अंदर सपोज करो कि इसको जो है 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। अब ये 2 काम कर सकता है। क्या कर सकता है? या तो इस 10 करोड़ को वापस से अपने देश में ले जाए, जैसे मैंने वो चाय सुट्टा का एग्जांपल दिया कि वो दुबई में उन्होंने अपनी ब्रांच खोली, तो यहाँ जितना मुनाफा हुआ यहाँ तो वो वहाँ से उठा के भारत में ले आए। एक तो तरीका ये बनता है, तो भारत को फायदा होगा। लेकिन मैंने दूसरा क्या बोला था आपको कि हो सकता है वो भारत में लेकर ही ना आए। सो उस केस में क्यों नहीं लेकर आएगा? इसका मतलब ये होता है कि क्यों नहीं लेकर आएगा, उसका कारण है इस 10 करोड़ को वापस से वो इसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दे भाई, कि 100 करोड़ की जगह अब वो 110 करोड़ का बिजनेस करने लगे भारत में, क्योंकि उसको अलग से उधर से कुछ लेकर आने की जरूरत नहीं पड़ी, यही पैसा उसने इसी देश में इन्वेस्ट कर दिया, आप समझिए। तो इससे क्या हो गया, उसने और ब्रांचेस खोली, अपने स्टाफ को बढ़ोतरी की, और अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया, प्रोडक्शन को बढ़ाया, बहुत सारे काम कर सकता है। सो जब ये री निवेश कर देगा, है ना, री इन्वेस्ट कर देगा, सो ये भी एक तरह से एफडीआई ही होगा, क्योंकि नहीं तो ये हमारे देश से बाहर चला जाता पैसा, जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं होती। सो ये भी एक तरीका है एफडीआई का। फिर तीसरा जो तरीका होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म नहीं, है ना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग जनरली इसमें कंसीडर होती है ना। लैंडिंग ऑपरेशंस बिटवीन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स एंड लिंक्ड एंटरप्राइजेज आर नोन एज इंट्रा कंपनी लोन्स। सो यही तरीका है कि भाई विदेशी कंपनी ने जैसे भारत की किसी कंपनी को लंबे समय के लिए लोन दे दिया, तो अगर उसने 10 साल के लिए लोन दे दिया, बेशक से वो इंटरेस्ट लेगी, लेकिन वो उतना सारा पैसा तो करोड़ों रुपए का भारत में आ गया ना। सो उससे भारत के जो व्यापारी हैं वो और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादा भारत के अंदर जो है चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, जो एक्सपोर्ट होंगी, या फिर हमारे देश के लोगों के लिए इस्तेमाल में आएंगी। अगर तब भी आएंगी तो भी हमने क्या किया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर दिया भाई, है ना, कि हमें जो है बाहर से वो सुविधाएं नहीं मंगानी पड़ेंगी, अपनी देश में जो है वो अचीवमेंट हमने कर ली। सो आप समझिए कि बहुत सारा उससे मदद मिलता है। सो वो भी एक तरीका है। ये 3 तरीकों से जो है एफडीआई की जा सकती है। तो अभी मैंने 3 घटक बताए हैं भाई मेरे विदेशी निवेश के, जिसमें एक हो सकता है इक्विटी पूंजी, कि सीधा यहाँ पे शेयर खरीद लिए जाए। दूसरा हो सकता है पुनर्निवेश,
है ना, कि यहाँ पे जितना भी प्रॉफिट हुआ वापस से जो है उसको इक्विटी में डाल दिया गया। और तीसरा हो सकता है भाई मेरे अंतर कंपनी ऋण हो सकता है। ये 3 तरीके हैं और ये लंबे समय के लिए होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब एडवांटेजेस देख लेते हैं भाई कि इसकी क्या फायदे होते हैं एफडीआई के, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। क्या बोलूं, नाइस एग्जांपल, ठीक है भाई। 5 ईयर प्लान की पीडीएफ पेड में मिलेगी भाई मेरे, वो यहाँ नहीं मिलेगी और कहीं भी। वॉल्यूम रेज करे, वॉल्यूम तो रेज ही है यार। ठीक है, मैं थोड़ी और तेज बोलने की कोशिश करता हूं भाई, है ना। वॉल्यूम तो रेज दिया है, आजकल फैन कूलर पंखे बहुत चल रहे हैं, इस वजह से शायद आपको नहीं सुन रहा होगा। चलिए, तो एडवांटेजेस ऑफ एफडीआई की अगर मैं बात करता हूं तो आप देखिए इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा, यानी कि हमारी इकोनॉमी जो है आगे बढ़ेगी, ये बात तो मानते हैं। दूसरा है कि लोकल बिजनेस की डेवलपमेंट होगी। अच्छा, ये जो है ना, ये कंट्रोवर्शियल पॉइंट है लोकल बिजनेस की, ये अभी डिसएडवांटेज में भी आपको समझाऊंगा। लेकिन अगर सपोज करो कि लोकल बिजनेस यहाँ पे मान लो कि पहले 100% अपना ही पैसा लगा के कोई धंधा कर रहा था, तो एफडीआई का मतलब अलग अलग प्रकार का होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक तो ये एफडीआई हो गया कि जो 100% अपना पैसा भारत में लगा के अपनी एक पूरी कंपनी खोल ले, और एक एफडीआई ऐसा भी हो सकता है कि हमारे ही यहाँ पे जो 100% पे बिजनेस चल रहा था उसमें हो सकता है कि 40% 50% अपना शेयर ले ले, यानी वो बोले कि हम जो है ये काम भारत की ही कंपनी के साथ मिलकर करते हैं क्योंकि इनके पास एक बेस है। जैसे कल को मान लीजिए कि कोई बोले कि भाई स्टारलिंक है इलोन मस्क का, वो बोले कि इंटरनेट के लिए मैं क्या करता हूं, अंबानियों से कांटेक्ट कर लेता हूं। सो वो क्या होगा, वो उसने उनके साथ कांटेक्ट किया तो कहीं ना कहीं आपस में शेयर आदान प्रदान होंगे। सो वो तो वही चीज हो गई एफडीआई के अंदर, उसने पार्शियल इन्वेस्टमेंट की। सो उसमें भारतीयों का भी फायदा हुआ, उसका भी फायदा हो, क्योंकि ओवरऑल कंपनी बढ़ेगी। लेकिन दूसरी केस में क्या होता है, अगर मान लो इलोन मस्क पूरा का पूरा संपूर्ण भारत में आ जाए और बोले कि मैं अपनी ही कंपनी बना के बेचूंगा, तो फिर भारतीय कंपनियों के लिए दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि जब वो स्टारलिंक से वो इंटरनेट बेचेगा जो सैटेलाइट से चलता है, सो ये एयरटेल फाइबर, जियो फाइबर, ये सब खत्म हो जाएंगे और हमारे देश की जो कंपनियां हैं वो बहुत बड़े घाटे में जाएंगी। लाले पड़े हुए इनको अभी इस चीज में, है ना, बहुत ज्यादा इनकी ऐसी की तैसी फिर रखी है। फिर अगला टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई अगर सपोज करो इलोन मस्क भारत के अंदर आता है तो वो जिस तरीके से, जिस टेक्नोलॉजी से सैटेलाइट के साथ इंटरनेट देगा विदेश के अंदर, उसी टेक्नोलॉजी को यहां लेकर आएगा, वही तो रेप्लिका उसने मारना है। सो हमारे भारत के लोगों को भी उसका पता लगेगा उस टेक्नोलॉजी का। सो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई कि नहीं हुई, ये मैंने एग्जांपल से आपको बता दिया। फिर ह्यूमन की कैपिटल डेवलपमेंट कैसे होती है, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ के लोगों को विदेश में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, या फिर वहां के जो अच्छे लोग हैं वो यहाँ पे लोगों को ट्रेन करने आ जाते हैं। सो इससे ह्यूमन डेवलपमेंट भी होगी, आदमी जो है वो उनका जो मानसिक विकास है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तो ये भी हो गया। फिर इंटरनेशनल इंटीग्रेशन तो होगी भाई मेरे, कि जिस स्टैंडर्ड, जिस पैमाने पे वो विदेशी लोग काम कर रहे हैं हमसे, अगर आगे हैं वो उस चीज में, सो हमें भी उन पैमानों पे काम करने का मौका मिलता है। जहां हम इस स्तर पे काम कर रहे थे, अब वहां पर से उठ के इस स्तर पे आ जाएंगे। सो पॉवर्टी की रिडक्शन होगी, बिल्कुल होगी भाई मेरे। जब विदेशी निवेश भारत के अंदर आएगा, बहुत सारी नौकरियां जरूर लगेंगी, ये तो होना ही होना है। तो जब नौकरियां लगेंगी तो गरीबी अपने आप कम होगी, ये भी एक फैक्टर है। इससे इकोनॉमी का चक्का जो है चलने लग जाएगा। ये सारे जो है इसके फायदे हैं एफडीआई के। सो आर्थिक बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय व्यवसाय निकास होगा, इसके अलावा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण होगा, मानव पूंजी विकास होगा, अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण होगा और गरीबी का घटना होगा। ये सारे के सारे इसमें होंगे। अब डिसएडवांटेज क्या है भाई, कि नुकसान क्या होंगे इसके। सो आप देखिए, इंपीडिंग लोकल इन्वेस्टमेंट, ये क्या है। आप समझो कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर सब जैसे अंग्रेजों के टाइम पे हुआ है ना, या वैसे भी आप समझ सकते हैं, एक स्टारलिंक अगर 100% यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दे, या फिर आप देखिए कि हमारे कारीगर जो होते थे वो हाथ से चरखा बुन के बहुत सारे कपड़े बनाया करते थे, ठीक है। अंग्रेजों के टाइम में अंग्रेज क्या किया, उन्होंने जो है मशीनों के कपड़े भारत में ला दिए, है ना। सो जैसे ही वो मशीन के कपड़े लाए, हमारा कारीगर हो सकता है कि एक हफ्ते में 3 कमीज बनाता हूं या 3 कपड़े बुनता हूं, 3 स्वेटर बुनता हूं। अंग्रेज ने उस मशीन से क्या बोला कि हफ्ते के अंदर हम 1000 स्वेटर बुन देंगे, है ना, मशीन से। सो आप मेरे को बताइए कि ये 3 जो बुन रहे हैं और ये 1000 बुन रहा है, क्या ये आपस में कभी कंपीट कर पाएंगे? ये कभी भी कंपीट नहीं कर पाएंगे। इनका तो धंधा ही चौपट हो जाएगा, क्योंकि ये हाथ से कर रहे हैं, हाथ के कारीगर हैं, मैनुअल वर्क कर रहे हैं, और ये मशीन से दड़ दड़ कर रहा है। सो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वो कोई भी नई टेक्नोलॉजी भारत में 100% अगर हमारी गवर्नमेंट अलाउ कर दे, है ना, सो वो हमारे लिए खतरा भी हो जाती है, हमारे लोकल इन्वेस्टमेंट के लिए, लोकल लोगों के लिए, उनका रोजगार चला जाता है उससे, ठीक है। लेकिन इसीलिए सरकार ने देखिए बहुत सारे सेक्टरों को बंद कर रखा है, 100% नहीं खुलने देती है। सिर्फ मेडिकल वगैरह जैसे सेक्टर जो होते हैं उसमें 100% आप कर सकते हो, क्योंकि वो जरूरी है कि मेडिकल के स्टैंडर्ड्स में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, इसलिए मेडिकल स्टैंडर्ड्स के लिए हम जो है यहाँ पे अलाउ कर देते हैं कि 100% भी कोई विदेशी निवेश करके यहाँ पे करना चाहे तो कर सकता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जिसमें हमने रोक लगा रखी है, किसी में हमने 50% तक ही छूट दे रखी है, किसी में हमने बोल रखा है कि 74% तक ही आप कर सकते हो, है ना, निवेश, किसी में 90 तक की कर सकते हो। सो ऐसे कुछ कंडीशन सरकार ने रखे हुए हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सो एक तो ये हो गया। दूसरा, एक्सचेंज रेट मैनिपुलेशन, है ना। तो
ये कई बार ऐसा होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक्सचेंज रेट का इसमें मैनिपुलेशन इस तरीके से हो जाता है कि कई बार जब एफडीआई होता है ना, सो जैसे आपको मैंने बताया ना रुपए का डिवैल्यूएशन कर दिया, सो वो हमारी सरकार को एक तरह से तो हुआ तो लॉस ही है ना एक तरह से। सो आप देखिए वो एक्सचेंज रेट में आपको मैनिपुलेशन भी अंतर, किसी एक कंट्री को फायदा हो जाएगा, किसी एक को नुकसान हो जाएगा, ये होना ही होना है। सो एक ये भी चीज़ मैंने बताई। फिर तीसरा कैपिटल इंटेंसिटी एंड रिस्क बताया मैंने आपको, है ना। सो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का हाई रिस्क और पोटेंशियली इकोनॉमिकली अनवायबल इन सर्टेन सिचुएशन, कई बार ऐसा हो जाता है जो मैंने आपको बताया। जैसे एग्जांपल के लिए कि जियो ने और एयरटेल ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, बहुत सारा पैसा जो है ऑलरेडी जियो फाइबर में लगा रखा है ना, लेकिन जैसे ही स्टारलिंक आएगा उनको रिप्लेस करने के लिए, वो उनका इतना सारा पैसा और कैपिटल बर्बाद समझो, क्योंकि उसको कोई लेगा नहीं तो वो बर्बाद होगा, है ना। ऐसे आप समझ लीजिए। सो तीन चीजें, स्थानीय निवेश में बाधा, विनिमय दर में हेरफेर और पूंजी की सघनता और जोखिम, ये तीन जो है बड़े नुकसान जो है एफडीआई में यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में आपको देखने को मिलते हैं। चलिए अब रूट की बात करते हैं कि किस प्रकार के रूट विदेशी निवेश के हो सकते हैं भारत में। सो आप देखिए कि एक बनती है कैटेगरी 1 जिसमें 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे देश में किसी ने भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो सीधा आएगा यहाँ पे और 100% अपनी एक फैक्ट्री खोल लेगा नॉर्मल तरीके से, है ना। इस केस में क्या होता है कि वो अगर आया है तो उसे केवल आरबीआई को इन्फॉर्म करना है इन्वेस्टमेंट करने के बाद कि मैंने इतने रुपए की है, ताकि आरबीआई के पास हिसाब किताब रहे कि कितना इन्फ्यूजन हमारे देश में मनी का हुआ है। दूसरा कैटेगरी 2 क्या होती है, अप टू 100% एफडीआई थ्रू गवर्नमेंट रूट। अब ये तो ऑटोमेटिक रूट था, अपने आप आया, केवल बाद में आरबीआई को थमा दिया एक लेटर कि भाई इतना रुपया हम लेकर आए थे। लेकिन दूसरा रूट में आपको गवर्नमेंट के रूट से आना पड़ेगा कि जिसमें पहले आपको सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी, फिर उसमें आपको एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के थ्रू गुजर के, है ना, वो सारा आपका चेक करेंगे, फिर आपको एक एसओपी बनाई जाएगी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, फिर आपको जो है यहाँ पे निवेश करने की आज्ञा दी जाएगी। सो वो गवर्नमेंट का रूट होता है जो 100% एफडीआई हो सकता है, ये दूसरा हो गया। फिर तीसरी कैटेगरी हो सकती है अप टू 100% थ्रू ऑटोमेटिक। अप टू 100% ऑटोमेटिक ही क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पे अब गवर्नमेंट का यहाँ भी नौटंकी घुसाएंगे तो फिर कोई आकर करेगा ही नहीं निवेश। सो ऑटोमेटिक का इसका मतलब है कि जैसे हमने बोल दिया अप टू 100 में कि भाई केवल 50% ही कोई विदेशी आकर यहाँ पे निवेश कर सकते हैं, या अप टू 74% कर दिया कि भाई 74% से ऊपर नहीं कर सकते हो। सो ऐसे अभी हम देखेंगे आगे चल के सेक्टर। सो ये तीन कैटेगरी में हमने इसको बांट दिया है। सो पहली श्रेणी होगी स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करना। दूसरी श्रेणी होगी सरकारी मार्ग के माध्यम से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करना। और तीसरी होगी स्वचालित माध्यम से 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करना, यानी कि 100% तक का मतलब होता है 0 से 100%, है ना, और ये है 100% पूरा। सो 0 से 100% में 70 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 90 भी, 50 भी, कुछ भी। सो ऑटोमेटिक रूट की हम पहले बात कर लेते हैं। ऑटोमेटिक रूट में क्या होता है कि पहले से ही आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल लेने की या फिर आरबीआई से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों से कुछ नहीं पूछना, सीधा आओ और निवेश कर दो, ठीक है। ये वही लिख रखा है कि डायरेक्टली आकर फॉरेन वाले इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये अगर सीधा कर सकते हैं तो इन्वेस्टर इससे अट्रैक्ट होता है कि भाई मेरे को गवर्नमेंट के पचड़े में नहीं फंसना है, मैं सीधा जाऊंगा निवेश कर दूंगा। सो ये एक फास्ट तरीका हो जाता है और इन्वेस्टर फ्रेंडली प्रोसेस हो जाती है ना। सो विदेशी लोग भी भारत के व्यापारियों को बहुत सारे, जैसे आप देख रहे होंगे कि आजकल एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो अपने छोटे छोटे बिजनेस बनाते हैं। सो उनको आपने ये शार्क टैंक देखा है। सो ऐसे ही करके हो सकता है कि हमारे बहुत सारे लोग एंजल इन्वेस्टर्स से भी पैसे उठाते हैं। तो वो शार्क टैंक तो चलिए देसी ही हो गए, है ना, बट विदेशों से भी जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं उनसे बहुत सारे पैसे यहाँ पे उठाते हैं और उन पैसों से वो अपना धंधा बनाने की कोशिश करते हैं। डूब गए तो उसके डूबेंगे ना भाई, इनको क्या टेंशन है। सो ये भी तो एक फैक्टर है। सो इसका मतलब ये हो जाता है कि हम कहीं ना कहीं अपना पैसा तो हमारा देश का सेफ है ना, उनका डूबा तो डूबा, जिससे लेना ले ले भाई मेरे, है ना। सो इस तरीके से हमारे देश के व्यापारियों जो छोटे छोटे अभी नए धंधे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे लड़के, बहुत सारी औरतें जो हैं, अभी नए नए लोग जो एंटरप्रेन्योरशिप में घुसे हुए हैं, सो अच्छी बात है वो हमारे देश के लिए। सो उसमें भी एक मदद मिलती है। फिर ओनली पोस्ट इन्वेस्टमेंट इंटीमेशन टू आरबीआई इज नीडेड। इसका मतलब ये होता है कि एक बार निवेश कर दिया उसके बाद केवल एक लिखित रूप से वो आरबीआई को बता देंगे कि भाई इतने रुपए हमने यहाँ पे निवेश किया है भारत के अंदर। कोई परमिशन नहीं लेनी है, सिर्फ बताना है, ताकि आरबीआई को ये बता रहे कि हमारे देश में एक्स्ट्रा पैसा आया कितना है, इस वजह से ऐसा है, ठीक है। फिर इससे क्या होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया। सो सब जो विदेशी व्यापारी हैं उनके लिए ईजी हो जाता है भारत में निवेश करना, ये एक अच्छी चीज हो जाती है हमारे लिए। सो स्वचालित मार्ग में क्या होता है कि सरकार या आरबीआई से कोई भी अनुमति पहले से नहीं चाहिए होती है ना। और जो
कुछ जिस क्षेत्र जिसके अंदर अलाउड कर रखा है गवर्नमेंट ने, अनुमति दे रखी है, उनमें सीधा निवेश ये व्यापारी भारत के अंदर कर सकते हैं। और ये सरल, तेज और बहुत अच्छा अनुकूल जो है रहता है ना, निवेशकों के लिए अनुकूल प्रक्रिया वो है। इसके अलावा निवेश करने के बाद आरबीआई को बस एक सूचना देनी होती है। और तीसरा, भारत में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देता है। ये कुछ कुछ इसके स्वचालित मार्ग के फैक्ट है। अब इसी में आप देखिए कि जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें पूरी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट अलाउड करती है, कुछ में नहीं। जैसे आप देखो कि मेडिकल है या फिर थर्मल पावर है। ये आप देखो कि पावर जो है हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें पावर से ही चल रही है ना। वो शक्तिमान का वो जैकॉल याद आ गया है ना, किसी को याद है? जैकॉल होता था उसमें पावर ऐसे करके है ना वो करता था। सो वो जैकॉल याद आ गया मुझे। सो मेडिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। आप देखिए कि मेडिकल में जितना अच्छी चीज़ भारत में आ जाए उतना हमारे लिए अच्छा है ना। और थर्मल पावर तो पूरा देश संचालित है भाई एनर्जी से। एनर्जी आप देखिए, आज ऑयल नहीं है तो कितनी क्राइसिस होती है ना, गैस खत्म हुआ तो कितनी। सो इसलिए इन दोनों के लिए हमने 100% एफडीआई दे रखी है भाई मेरे, कि कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी विदेशी कंपनी आकर यहाँ पे पूरी निवेश जो है कर सकती है ऑटोमेटिक रूट से। सरकार से कुछ नहीं पूछना, सीधा आओ अपनी फैक्ट्री लगाओ, बात खत्म। अगला, इंश्योरेंस, पेंशन और पावर एक्सचेंज, जहां पे ये 3 सेक्टर आते हैं उनको अनुमति दी है अप टू 49% की, है ना। यानी कि अप टू 49% का मतलब है कि ये 49% से ज़्यादा नहीं कर सकते। इंश्योरेंस में आई थिंक अभी चेंज भी हुई है, सो आगे डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा सिविल एविएशन और एयरपोर्ट में अगर कोई कंपनी यहाँ पे निवेश करना चाहती है ना भाई, अपना जो है हवाई जहाज, हवाई अड्डा या कुछ भी ऐसा ऐसी जैसे इंडिगो है ना, ऐसे कुछ क्रिएट करना चाहती है, सो वो अप टू 100% कर सकती है इन सम केसेज। सभी केसेज में नहीं, लेकिन कुछ केसेज में अप टू 100% किया जा सकता है उसके द्वारा। फिर कोई बंदरगाह में, पोर्ट्स में, इनकी कंस्ट्रक्शन में करना चाहे तो 100% एफडीआई अलाउड है। रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी 100% एफडीआई अलाउड है। सो ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है कल को पेपर में, सो आप ये बता सकते हैं। ये मैंने सारा एक जगह पे आपको बता दिया। चिकित्सा में और तापीय ऊर्जा में 100% अलाउड है। बीमा, पेंशन और बिजली में 49%, नागरिक उड्डयन और हवाई अड्डे में 100%, बंदरगाह, हार्बर निर्माण में 100%, रेलवे अवसंरचना में 100%। ठीक है, चलिए फिर गवर्नमेंट के रूट की बात करते हैं। अभी मैंने आपको जो बात की ये ऑटोमेटिक रूट की बात की है। करेंगे भाई, नोटिफिकेशन आने पे करेंगे, स्ट्रेटेजी का बता दिया मैंने, है ना। चलिए, सो आप देखिए कि गवर्नमेंट रूट की बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट का रूट का क्या तरीका होता है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप उस पैसे को भारत में लेकर आ पाएंगे, नहीं तो वो इलीगल पैसा माना जाएगा। सीधी बात तो ये है। सो कोई भी कॉरपोरेशन होगी वो एक एप्लीकेशन, रिटर्न एप्लीकेशन जो है किसको भेजेगी, एक पोर्टल बना हुआ है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से पोर्टल पे वो अप्लाई कर सकता है। कोई भी विदेशी जो कॉरपोरेशन है या विदेशी व्यापारी है, उसके लिए एक पोर्टल है जिसका नाम है FIFP। इसको बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल। ठीक है, FIFP। सो ये FIFP पोर्टल जो है ये एक वन स्टॉप क्लियरेंस है। यहाँ पे अगर आपको अनुमति मिलनी होगी, फर्स्ट गो में जो अनुमति होती है ना, सो सरकार यहाँ पे एक अनुमति तो आपको दे देगी इस पोर्टल पे। अगर नहीं भी देनी होगी तो भी बता देगा। ये पहला स्टेप है। इसके बाद क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशन को अप्रोप्रिएट मिनिस्ट्री में भेजा जाता है। जैसे हो सकता है कि आप एनर्जी में कर रहे हो, आप फर्टिलाइजर में कर रहे हो, आप इलेक्ट्रिसिटी में कर रहे हो। हर का मंत्रालय अलग है ना भारत में, ये तो मानते हो आप, है ना। सो उस मंत्रालय को ये एप्लीकेशन उसके बाद भेज दी जाएगी। जब उस मंत्रालय के पास वो एप्लीकेशन चली गई, सो वो किससे कोलैबोरेट करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से जो है कोलैबोरेट करेगा। वो मंत्रालय किससे कोलैबोरेट करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स या वाणिज्य मंत्रालय से जो है कोलैबोरेशन में। अब ये दोनों मिलके डिसाइड करेंगे। ठीक है, सो कॉमर्स में कौन है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसको बोलते हैं DPIIT। ये आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन इन लाइसेंसिंग को मैनेज करता है, तो DPIIT करता है ना। सो ये कॉमर्स का डिपार्टमेंट एक हो गया, उसका सब डिपार्टमेंट। सो ये बता देगा कि भाई हम एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को या रिजेक्ट कर रहे हैं, है ना। पहली विंडो क्लियरेंस तो हो गई इस पोर्टल से, दूसरी यहाँ पे DPIIT के थ्रू होगी, है ना, और उस मंत्रालय के थ्रू जिस मंत्रालय में आप निवेश करना चाह रहे हैं, जिस सेक्टर में आप निवेश करना चाह रहे हैं। उसके बाद अगर यहां पे मंजूरी मिल जाती है तो ये जो DPIIT है ये आपको क्या देगा, एक SOP बना के देगा। SOP होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसके तहत सब कुछ उसमें मेंशन होगा कि आप किस जगह पे कौन सी निवेश को कर सकते हैं, उसमें आप कितना कितना % लगा सकते हैं। अच्छा, उसके अंदर कितना जो है भारतीयों का शेयर होना चाहिए और कितना आपका शेयर विदेशी निवेश हो सकता है। फिर उसमें ये भी बहुत सारी चीज़ें रहेंगी कि भाई टैक्स में कितनी छूट दी जाएगी, या फिर आप यहाँ पे अगर री इन्वेस्ट करते हो वापस उस पैसे को तो क्या बेनिफिट दिए जाएंगे।
जाएंगे, वो सारे की एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना दिया जाता है और वो जो है उनको बोला जाता है कि इसको फॉलो करके ही आप इसमें एफडीआई में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बोल दिया जाए कि शुरुआत में वो पहले साल में 100% नहीं कर सकता एफडीआई, भी 50 ही कर सकता है ना, फिर अगले साल में वापस से थोड़ी सी और कर सकता है, ऐसे भी बोला जा सकता है। बहुत सारे इसके तरीके हो सकते हैं। सो मैंने आपको ये तरीका बता दिया सरकारी मार्ग का क्या है कि भाई सबसे पहले सरकार से अनुमति लेनी है, उसके लिए एक पोर्टल बना दिया गया है ना। सो विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल, उस पर जो है वो अप्लाई करेगा विदेशी व्यापारी, उसके बाद वो संबंधित मंत्रालय को भेजा जाएगा। साथ में जो वाणिज्यिक मंत्रालय है उसी में ही आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग जो है DPIIT, वो उसके सहयोग के साथ जो है यहाँ पे उस चीज़ को पास करेगा या रिजेक्ट करेगा उसके हाथ में। अगर पास कर देता है उसे, सो वो आगे जो है आपको एक मानक संचालन प्रक्रिया पेश करेगा कि इसके तहत आपको जो है ये निवेश करना है। ठीक है, चलिए अब गवर्नमेंट के रूट से क्या क्या होता है वो आप देख लीजिए। जैसे कोई कोर इंडस्ट्री है, आपको 8 कोर इंडस्ट्री पता है भारत की, है ना, उसमें अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो 100% अलाउड है एक तो। दूसरे मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग है अगर, तो उसमें 51% है। ऐसे ही माइनिंग की कोई कंपनी है, मिनरल सेपरेशन की कोई कंपनी है ना, जो खानों से आप निकाल रहे हैं, कच्चा माल निकाल रहे हैं, अयस्क निकाल रहे हैं, फिर उसकी जो रिफाइनिंग कर रहे हैं, उसमें 100% अलाउड है। फिर प्रिंट मीडिया की कोई कंपनी है ना, उसके अंदर जो है जैसे कोई न्यूज़पेपर वगैरह वाली होगी 100% अलाउड है। सैटेलाइट की कोई कंपनी में आप निवेश करना चाह रहे हैं विदेशी व्यापारी भारत में, तो 100% है। फिर ये प्रिंट मीडिया में देख लीजिएगा कि इसके अंदर क्या लिखा है और इसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो वो अंतर जो है थोड़ा सा उसके अंदर जो कंटेंट है उसके अंदर अंतर है। तो इस वाले में 26% है। ठीक है, ये अलग है थोड़ा सा, ये अलग है। जैसे आप उसको पूरा पढ़ लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये न्यूज़पेपर है सिर्फ, और यहाँ पे न्यूज़ करंट अफेयर वगैरह वाली कुछ कुछ, तो उसमें अंतर है प्रिंट मीडिया में, वो है कौन सा वो देखना ज़रूरी है उसमें। चलिए, फिर प्रोहिबिशन किस पे है एफडीआई का। आपने अभी वो देखा होगा, क्या कहते हैं, ड्रीम 11 वगैरह जैसी कंपनियां बहुत उस टाइम पे विदेशी कंपनियां भारत में निवेश कर रही थी, बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनियां बन गई, यूनिकॉर्न बन गई थी, सारे इंडियंस को जो है लत लगा दी थी जुआ खेलने की। लेकिन अब जो है सरकार ने उसके ऊपर रोकथाम लगा दी है। आप देखिए, नहीं तो कितनी फल फूल रही थी, और हमारे देश के लोगों को युधिष्ठिर के जुआ खेलने से भी अकल नहीं आई कि अब जुआ नहीं खेलना चाहिए, लेकिन ये लोग तो मौज में है ना। सो उधर IPL चलेगा, इधर जुआ खेला जाएगा। अभी भी खेला जा रहा है, ऐसा नहीं है, अभी भी वो इनडायरेक्ट तरीके से खेला जा रहा है। बहुत सारी आइडिया बिकती हैं, बताइए कितनी चाहिए आपको आइडिया, है ना। सो वो आईडी के साथ आप पैसे लगाइए, हर गेंद में बताइए कि कितने कितने क्या क्या हो सकता है, आप रुपए कमाइए, ये नौटंकी चलती है ना। सो आप देखिए कि भारत की सरकार ने उन एफडीआईओं पर रोक लगा दी है जो इस प्रकार के धंधे को प्रमोट करती है। जैसे कि लॉटरी की इंडस्ट्री है भाई मेरे, सो उसके ऊपर सरकार जो है बोलती है कि नहीं, चाहे इंटरनेट की लॉटरी चाहे कोई भी लॉटरी, इसमें हम अलाउड नहीं करेंगे। कोई भी गैम्बलिंग या बैटिंग ऐप वगैरह है या कसिनो भी हैं। अच्छा, इंडिया में कसिनो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? गोवा में देखने को मिलेंगे। एक्चुअली में इंडिया में रूल ये है कि आप इंडिया की लैंड के ऊपर कोई भी जुए वाली चीज़ नहीं बना सकते, कसिनो नहीं बना सकते हैं। कसिनो बस कुछ नहीं है, एक हाई लेवल का जुए का घर है, आप ऐसे समझ लीजिए। सो कसिनो जो है, आप गोवा में जब जाएंगे तो आपको लैंड पे कसिनो नहीं देखने को मिलता, जनरली वो वाटर पे कसिनो देखने को मिलता है, पानी के अंदर है ना। और गोवा क्योंकि वो पानी में है, सो इसलिए हम कह देते हैं कि लैंड ऑफ इंडिया पे नहीं है, बस ऐसे एक ये जो है लूप होल है और कुछ नहीं है। तो इसीलिए कोई ऐसा नहीं है कि आपको हर जगह पे भारत में कसिनो देखने को मिल रहा है, लेकिन सिर्फ गोवा में रखा हुआ है इन्होंने। फिर निधि कॉरपोरेशन या चिट फंड्स के अंदर नहीं डाल सकते हो आप, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स में नहीं डाल सकते हो, तंबाकू, सिगरेट या फिर सिगार, चिरूट्स, इन सब में आप जो है एफडीआई नहीं कर सकते हो। फिर इसके अलावा जो टू एक्टिविटी वाले सेक्टर है, टू सेक्टर इकोनॉमी मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है, और दैट आर नॉट ओपन टू प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट आर एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे, है ना। सो एटॉमिक एनर्जी और रेलवे को जो है इन्होंने एफडीआई के लिए खोल नहीं रखा है अभी के लिए, है ना। शुरुआत में ऐसा रखा था, है ना, तो कुछ सेक्टर ऐसे हैं, बीच में चेंज होते रहते हैं ये सब चीज़ें, है ना। सो इसमें भी कुछ लूप होल्स होते हैं ना, कि अब ये किस प्रकार की बात कर रहा है। एक होता है जैसे सपोज करो कि बंदरगाह के निर्माण के लिए, है ना। सो एक ऐसा भी हो सकता है कि बंदरगाह ऑलरेडी जो है उसके अंदर ऑपरेशंस के लिए लगा रहा है या क्या कर रहा है। सो ये डिपेंड करता है, इसमें भी बहुत सारी डिटेलिंग है ना। सो इन दो सेक्टर के लिए शुरुआत में जो है हमने इसको प्रोहिबिट कर रखा था। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे ये हो गया इम्पैक्ट ऑफ एफडीआई ऑन इंडियन इकोनॉमी। अगर हम देखते हैं, सो ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1991 में बहुत सारी फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, फिर हमने अपने देश के दरवाजे खोल दिए, एलपीजी रिफॉर्म हुआ, अब वो चीज़ों में वापस से नहीं घुस रहा हूँ। सो उसमें जो है बहुत सारा निवेश भारत के अंदर फॉरेन के व्यापारियों ने किया था। सो अभी अगर इंडिया की बात करते हैं तो टॉप ग्रीन फील्ड एफडीआई डेस्टिनेशंस में इंडिया टॉप 100 कंट्रीज में आता है भाई मेरे, है ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। अच्छा, टॉप पे कौन है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में? यानी कि जहाँ पे बिजनेस करना बहुत आसान है, जहाँ लाइसेंसिंग कम है, ईजिली आप
निवेश कर सकते हैं, तो उसमें सबसे टॉप पे सिंगापुर है भाई मेरे, यहाँ पे बिजनेस करना सबसे आसान है। और दूसरे नंबर पे आता है यूएस, है ना। सो इन दो जगहों पे ही लोग ज़्यादा निवेश करते हैं, इसीलिए आप देखिए कि आज यूएस कितनी बड़ी मार्केट है, यहीं से आपको पता लग जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा ये बैच। सो वही मैंने बताया 1991 के एलपीजी रिफॉर्म के बाद हमने अपने देश के दरवाजे खोले थे, जिसमें अगर हम देखते हैं शीर्ष ग्रीनफील्ड एफडीआईज में, तो ईज ऑफ डूइंग में बिजनेस में जो है भारत टॉप 100 में है। इसके अलावा टॉप पे जो है इसमें सिंगापुर है और दूसरे नंबर पे जो है अमेरिका है। चलिए फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर हम देखते हैं तो लॉन्ग रन में एक कंट्री को एक्सपेंड करने में, उसमें ग्रोथ में जो है मदद करती है। एक तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी जॉब्स वगैरह क्रिएशन में मदद करती है, ऑर्गेनिक ग्रोथ में मदद करती है ना। सो बाय बूस्टिंग ए कंपनीज असेट्स, तो एक कंपनी अगर भारत के अंदर है और बहुत सारी वो मशीनें लेकर आएगी अपनी, है ना, बहुत सारी निवेश करेगी, कई सारे प्लांट्स बनाएगी, कई सारी फैक्ट्रियाँ बनाएगी, सो यहाँ पे भी एक कैपिटल असेट्स जो है उनके बढ़ने लग जाते हैं। सो वो भी एक हमारे लिए अच्छी चीज़ होती है, उससे बहुत सारे वर्कर आएंगे, बहुत सारी प्रोडक्टिविटी आएगी, बहुत सारे प्रोडक्ट हम क्रिएट करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज को, जिनको फिर हम एक्सपोर्ट करेंगे या हमारे ही देश के लोगों के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो भी इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। सो बहुत सारा उसका फ़ायदा है। इसके अलावा कंजम्पशन राइजेज विद पर कैपिटा इनकम। अब देखिए कि अगर यहाँ पे इनकम बढ़ेगी लोगों की, क्योंकि गरीबी दूर होगी तो लोगों की अचानक से इनकम बढ़ेगी, सो वहाँ से जो है कंजम्पशन भी लोगों की बढ़ना शुरू हो जाएगी, जो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है, चक्का चलने लग जाएगा। और एज टैक्स रेवेन्यूज राइजेज सो डज द गवर्नमेंट स्पेंडिंग। सो आप देखिए अगर यहाँ पे लोग ज़्यादा कमाएंगे तो वो टैक्स ज़्यादा देंगे एक तरह से, और टैक्स ज़्यादा देंगे तो गवर्नमेंट को जो है फ़ायदा ज़्यादा होगा, और गवर्नमेंट के पास पैसा अगर आएगा टैक्स की फॉर्म में ज़्यादा, तो बाहर विदेशों से गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पे पैसा नहीं उठाना पड़ेगा, या तो गवर्नमेंट का फिजिकल डिफिसिट कम हो जाएगा या फिर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ जाएगी। ये सारे वही इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके अलावा रुपीज स्ट्रेंथन्स वर्सेस डॉलर एज एक्सपोर्ट्स इंक्रीज। आप देखिए कि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट मैंने शुरू में बात की थी, जिसको बीओपी बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा सरप्लस में आना शुरू होगा, क्योंकि जब ऐसा होगा कि हमारा देश से बहुत सारा माल बन रहा है और वो एक्सपोर्ट हो रहा है ना, हमारे देश में बहुत सारा माल बना और वो विदेश में एक्सपोर्ट हुआ, उससे हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा विदेश से, जो कि हमारे देश में वापस आएगा। इससे क्या हुआ, एक्सपोर्ट बढ़ने से वो जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड कह लीजिए या बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है वो सरप्लस में आ जाएगा, यानी हमारे देश में पैसे का, विदेशी पैसे का इनफ्लो ज़्यादा हो जाएगा और आउटफ्लो कम हो जाएगा, ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा नई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी, ये सारी चीज़ें हम स्किल डेवलपमेंट वगैरह होगी, ये सारी हम कर ही चुके हैं। एंड इसके अलावा और क्या हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हैव ए जेस्टेशनल पीरियड एंड रिटर्न्स इंक्रीजेज आफ्टर ए फ्यू ईयर्स, है ना। इसका मतलब ये है जेस्टेशनल पीरियड का, कि ऐसा नहीं होता कि आज कोई इन्वेस्टमेंट हुई है तो उसका इम्पैक्ट या उसका फ़ायदा देश में आज ही देखने को मिलेगा। हो सकता है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद, 3 साल 4 साल के बाद हमें, या 5 साल के बाद जो उसका फ़ायदा देश में देखने को मिले। ठीक है, हमारी डोमेस्टिक मार्केट को ठीक करता है और लोगों की सेविंग्स को भी बढ़ा सकता है, बहुत सारी चीज़ें ये करता है, जॉब्स वगैरह देगा, है ना, ये सब चीज़ें हो गई। इसके अलावा मेजर्स टू प्रमोट की बात करते हैं। यहाँ पे जो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कि पीएलआई स्कीम जिसको हम बोलते हैं, ये हाई टेक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग्स को दी जाती है, ये वाली स्कीम है ना, ये अलग अलग स्कीम्स हैं एफडीआई के लिए। इसके अलावा कोल माइनिंग की स्कीम जो है 100% एफडीआई के लिए, शोज लार्ज स्केल सरफेस माइनिंग ऑपरेशंस। भाई अगर 100% एफडीआई के लिए कोल माइनिंग खोले तो उससे बहुत सारा जो लोग हैं यहाँ पे निवेश करना शुरू कर दिया। फिर डिजिटल सेक्टर के अंदर बहुत सारे लोग निवेश करना शुरू कर दिया, तो है ना, जब उसके अंदर हमने खोला, यहाँ पे भी बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल कंपनियाँ आई, जिससे कि भारत का जो टेक सेक्टर है आप देखिए वो ऊपर गया। फिर FIFP पोर्टल के अंदर रजिस्टर करवाना होता है, ये FIFP पोर्टल का मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस की बात अगर मैं करता हूँ, एयरपोर्ट ऑक्शंस, प्राइवेट ट्रेन प्लेन्स, और इसके अलावा हम देखते हैं इनके अंदर साथ में डिफेंस वगैरह में भी, है ना। यहाँ पे जो है अप टू 74% जो है अलाउड है। ठीक है, अप टू 74% इसके अंदर अलाउड है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा जो इंश्योरेंस में मैंने पहले बोला था कि पहले शुरुआत में क्या हुआ था कि 49% रखा गया था, अब जो है वो रिफॉर्म, ये देखिए ऊपर ध्यान दीजिए, रिफॉर्म्स इन एफडीआई पॉलिसी इन 2020-21। जो इंश्योरेंस में पहले 49% था, जो शुरुआत में मैंने बताया था, वो शुरू में ऐसा था, लेकिन अब जो है इसमें 2020-21 से 74% कर दिया गया इंश्योरेंस में। ये एक और अच्छी चीज़ है। इसमें 74% का मतलब है कि ऑटोमेटिक मेथड से 74% डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है फॉरेन वाले कर सकते हैं। अच्छा, आप सोच रहे हो कि केवल 74 ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये ऑटोमेटिक रूट से, ये भी ध्यान रखना।
अगर वो चाहें तो 100% भी कर सकते हैं, बट उसके लिए गवर्नमेंट का फिर अप्रूवल लगेगा, यानी 74% तक तो कोई अप्रूवल नहीं लगेगा। उसके बाद अगर वो और निवेश करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। इसके अलावा PSU डिसइन्वेस्टमेंट की बात हो रही है ना यहाँ पे, सो ये भी जो है 100% ऑटोमेटिक रूट से हो सकता है विद इन प्रिंसिपल क्लियरेंस। सो कोई भारत की PSU है ना, सो अगर कई बार क्या होता है कुछ इंडस्ट्री सिक हो जाती हैं, सो अगर कोई विदेशी कंपनी यहाँ पे आके उस सिक इंडस्ट्री, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज तो सारे हैं, तो वो चाह रही है कि भाई मेरे को जीरो से कुछ ना स्टार्ट करना पड़े, इसी इंडस्ट्री को खरीद लेते हैं, सो वो भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर क्लियरेंस लगेगी। इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर है भाई, इसमें 100% ऑटोमेटिक रूट कर दिया गया है ना। जैसे 5G डेवलपमेंट वगैरह करनी है, अभी मैंने ये देखिए, ये अभी लेटेस्ट में जब हुआ था, सो इसी वजह से आप देखिए कि जो वो स्टारलिंक वगैरह वाला है ना, सो अगर उसको 100% हमने दे दिया ऑटोमेटिक से, सो अगर वो आ गया यहाँ पे, सो हमारे देश की जो धज्जियाँ उड़ जाएंगी है ना, ये जो जियो एयरटेल वगैरह सब धुलते नजर आएंगे, BSNL तो खत्म ही समझो आप, है ना। सो आप समझिए कि ये टेलीकॉम सेक्टर में भी जो है 100% ऑटोमेटिक रूट दे दिया गया है। सो ये वही लिख रखा है, दूरसंचार में हो गया, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हो गया 100%, बीमा में 74% हो गया। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि हेल्थ और इंश्योरेंस पे GST को 0 कर दिया गया, ये मैं लिख देता हूँ कहीं, इस ताकि उसको बढ़ावा दिया जा सके। हेल्थ एंड इंश्योरेंस के अंदर जो है GST की स्लैब 0% कर दी गई, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अभी लेटेस्ट में। इसके अलावा नई FDI पॉलिसी में एक हमने चीज़ और की है, नए चेंजेस किए हैं। आप देखिए कि कई बार क्या होता है कि जैसे अब मान लीजिए कि हम जो है यहाँ पाकिस्तान के टच में, इधर चाइना के टच में है ना। सो आप समझो कि जब हम किसी लैंड बॉर्डर वाली कंट्री के टच में होते हैं तो वहाँ पे हमारे उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत सारे होते हैं, और वहाँ से बहुत सारी ट्रेस पासिंग हो सकती है, बहुत सारा टेररिज्म का आदान प्रदान हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें उल्टी पुल्टी हो सकती हैं। सो यहाँ पे क्या है कि इन कंट्रीज़ को जो लैंड बॉर्डर पे लगती हैं भारत के साथ, उनको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पहले ऑटोमेटिक रूट से चाइना को भी हमने अलाउड कर रखी थी, लेकिन अब जो है दोनों चीज, पाकिस्तान हो, चाइना हो, है भूटान हो, कोई भी हो, अब उसमें बोल दिया गया कि भाई गवर्नमेंट का फिल्टर एक लगा दिया गया बीच में कि गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पहले ज़रूरी है ना। लेकिन अगर कोई कंट्री भारत के साथ लैंड बॉर्डर में नहीं है, सपोज कीजिए कि ईरान है या कोई और दूर पे चले जाते, जर्मनी है, कोई भी है, अब वो डायरेक्ट भारत के साथ लैंड बॉर्डर में नहीं है, तो वो चाहे भारत में इन्वेस्ट करना तो वो ऑटोमेटिक रूट से कर सकती है, उसको कोई भी गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन कोई भी आसपास में लैंड बॉर्डर वाली कंट्री है, सो उसको जो गवर्नमेंट रूट से ही आना पड़ेगा, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। सो भारत की भूमि की सीमा के साथ लगने वाले राष्ट्रों को जो है सरकारी मार्ग से ही भारत में आना पड़ेगा निवेश करने के लिए, वो जो है दूसरे मार्ग से नहीं आ सकते हैं। और जो गैर सीमावर्ती हैं, है ना, वो डायरेक्ट आ सकते हैं, उन्हें बस बाद में RBI को सूचना देनी होती है और कुछ नहीं करना होता, वो ऑटोमेटिक रूट से आ सकते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, चाइना के लिए हमने इस छूट को दे रखा था, लेकिन अब चाइना के लिए भी बंद कर दिया। अब चाइनीज़ माल भी कोई भी यहाँ उधर से इन्वेस्टमेंट आएगी तो सरकारी नियंत्रण के अधीन ही आएगी, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, फिर गवर्नमेंट बॉडीज रेगुलेटिंग FDI, तो FDI को रेगुलेट करने वाली गवर्नमेंट बॉडीज कौन कौन सी है वो हम देख लेते हैं, है ना। सो देखिए कि एक तो मैंने बता ही दिया कि एक ऑटोमेटिक है, एक गवर्नमेंट रूट है ना। सो और इसमें DPIIT का भी मैंने बताया था आपको, फिर RBI होगा, फिर SEBI हो गया। ये 3 मेजर रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं जो इस चीज़ को देखती हैं। ठीक है, मेनली तो आपका DPIIT है, इसके बारे में आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये फ्रेम और इम्प्लीमेंट करता है सारी पॉलिसी को अक्रॉस दी सेक्टर्स, कई सारे सेक्टर में। RBI जो करता है वो मैनेज करता है मॉनिटरी और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ FDI केवल, है ना, ये पैसे से संबंधी करेगा, जबकि ये इम्प्लीमेंट करेगा फ्रेमवर्क जितना भी है। फिर SEBI क्या करेगा, ये रेगुलेट करेगा FDI की कैपिटल मार्केट को, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर आप देखिए कि पहले जो होता था फेरा के नियम होते थे, फिर बाद में फेमा आ गया, है ना। सो फेमा वाज बेटर देन फेरा, सो वो सब जो है ऑलरेडी हम उसमें पढ़ चुके हैं अपने LPG रिफॉर्म वगैरह में। सो ये वही सब लिख रखा है। तो ये 3 हो गए, DPIIT हो गया, RBI हो गया, और आपका SEBI हो गया, जो इस चीज़ को देखता है ना, मुख्य नियामक निकाय बता दिए। सो फाइनली इसका जो क्रक्स है, अभी जितना भी आपने पढ़ा है ये आपको बुक में भी मिल जाएगा। सो मैंने आपको 3 कैटेगरी जो बताई हैं ये वो हो गई है ना, एक 100% ऑटोमेटिक रूट की, एक 100% FDI थ्रू गवर्नमेंट रूट, और एक अप टू दी 100% वाली होगी। बाकी ये देख लीजिए आपकी मेडिकल सुविधाओं के लिए, थर्मल पावर के लिए, ये सारा मैंने आपको बता दिया है ना। सो यहाँ पे जो है किस किस चीज़ के लिए अप्रूवल चाहिए, किसके लिए नहीं, वो सारा लिखा है। जो ऑटोमेटिक रूट है उसमें केवल RBI को बाद में बस बताना है और कुछ नहीं है। सो ये सारा मैंने जो अभी आपको बताया, सिविल एविएशन वगैरह वाला है ना, पेट्रोलियम रिफाइनिंग हो गया, फिर एयरपोर्ट बोथ ग्रीनफील्ड एंड
ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स में 100% अलाउड है ना, तो इन्हीं में अलाउड है। ये सारा वही जो है अभी मैंने बताया ना आपको, उसका क्रक्स है ना। ऐसे शेड्यूल्ड एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज या डोमेस्टिक शेड्यूल्ड पैसेंजर के लिए जो है वो कितना है, 49% है। पोर्ट्स हार्बर के लिए 100% हो गए, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अप टू 100% है। सो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, आप ये ध्यान में रखिएगा। ये क्रक्स है उसी चीज़ का जो अभी मैंने समझाया है आपको। फिर गवर्नमेंट के रूट में क्या होता है, ये उसका क्रक्स है। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, 100%, 51% वगैरह वाला है ना। ये माइनिंग वगैरह में क्या है, ये उसी का क्रक्स है। ये बुक का ही स्क्रीनशॉट है, और ये जो है कुछ मेजर्स हैं जो एफडीआई को प्रमोट करते हैं, है ना। तो पीएलआई स्कीम के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था, है ना। सो एफडीआई पॉलिसी 2017 के बारे में बताया था, जिसमें 100% एफडीआई अलाउड है अंडर द ऑटोमेटिक मेथड इन कोल माइनिंग वगैरह, है ना। सो 2019 से कोल माइनिंग वगैरह में 100% एफडीआई अलाउड हो गया। सो ये वही लिख रहा है। एफआईएफपी पोर्टल के बारे में मैंने आपको बताया, है ना। इसके अलावा डिजिटल सेक्टर में गवर्नमेंट ने अप टू 26% एफडीआई को अलाउड कर रखा है ना। सो ये कुछ कुछ फैक्ट्स हैं। इसके अलावा आप देखिए कि जो डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसमें एफडीआई को इंक्रीज़ कर दिया गया। पहले 49% की सीलिंग थी, अब 74% की हो गई है। सो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है, ये अभी 2024 में ही प्रश्न इसका पूछा गया था, सो ये यहाँ पे डाल दिया। सो कुल मिला के कहानी ये है कि ये जो कंटेंट आप देख रहे हैं, ये सारे का सारा क्रक्स था उसका, और कुछ नहीं है। ये सारा आपको इस बुक में भी मिल जाएगा। ये जो हमारी बुक है ना, जीके रामबाण वाली, इसके अंदर भी मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात है, आउट ऑफ स्टॉक हो गई है बुक, है ना। अब आपको नहीं मिल पाएगी, जिनने नहीं ली सो नहीं ली, अब वो कुछ नहीं मैं कर सकता उस चीज़ के लिए, है ना। और ये बुक भी बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी। स्टैटिक जी के मंथन ट्रिक्स के साथ जो है ये पूरी बुक बना रखी है, जिसने नहीं लिए ये लेकर पहले ही रख लेना। चलिए सवाल देख लेते हैं। मैंने बताया था आपको टोटल 5 सवाल इस साल, पूरे साल में केवल 5 सवाल इससे आए हैं। वो 5 सवाल देख लेते हैं। व्हाट डज द एक्रोनिम एफडीआई स्टैंड फॉर। एफडीआई का मतलब क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सीधी बात है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। आगे फिर वही पूछ रखा है एफडीआई की फुल फॉर्म, ये अलग तरीके से बस पूछ लिया, है ना। की कंपोनेंट ऑफ पोस्ट 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये पूछ लिया। सो ये भी वही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। फुल फॉर्म भी पूछिए, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो जाएगा। फिर पूछ रहा है कि ऑटोमेटिक रूट से मतलब क्या है आपका, ऑटोमेटिक रूट से। सो ऑटोमेटिक रूट में क्या होता है कि आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं लेना, बस आरबीआई को बाद में इन्फॉर्म करना है एक नोटिस के माध्यम से कि भाई इतना निवेश हमने कर दिया है। ये 10 बार मैंने बताया आपको। सो ये देख लीजिए, एफडीआई डज नॉट रिक्वायर प्रायर गवर्नमेंट और आरबीआई अप्रूवल। बाकी ये लिख सकता था इसमें वो वाला पॉइंट भी जो मैंने आपको बताया, कल को ये ऐसे करके लिख सकता था। स्टेटमेंट 1 ये वाली लिख देगा, और स्टेटमेंट 2 में लिख देगा कि कंपनी या कॉरपोरेशन को जो है आरबीआई को निवेश करने के बाद एक नोटिफिकेशन देना जरूरी है। सो वहाँ पे पूछेगा ए और बी दोनों सही है, ए सही है, बी सही है, ऐसे करके फिर वो पूछ सकता है। ये भी ध्यान में रखिएगा। वट इज द टर्म फॉर एक्ट ऑफ सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू फॉरेन कंट्री। भाई जब हम अपने देश से, आप समझिए अपने देश से हम जो है कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जो है, गुड्स एंड सर्विसेज जो विदेश में बेचते हैं, सो हम ये क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग एक्सपोर्ट, जिसके बदले में हमें क्या मिलेगा, हमें बहुत सारा धन हमारे देश में आएगा। हम यही तो कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ाओ, जितना भी बढ़ा सकते हो। चाइना के पास क्या है, यही तो पावर है, वो इतनी फैक्ट्रियाँ लगा के बैठा है, वो खूब एक्सपोर्ट करता है। और आज अगर चाइना माल बंद कर दे किसी को देना, सो सब लोग दिवालिया घोषित हो जाएंगे। हमारा खुद का देश जो है सकते में आ जाएगा अगर आज चाइना हमारे को माल देना बंद कर दे, तो ये हाल हो जाएगा। आप समझिए, हमारी तो दुखती रह दुख उसके हाथ में है। सो दिस इज कॉल्ड एक्सपोर्ट, जिसको हम बोलते हैं निर्यात। फिर आइकिया एक कंपनी है ना, विच रिसीव्ड द गवर्नमेंट अप्रूवल ऑफ 10,500 करोड़ एफडीआई। अब इसको जो है गवर्नमेंट ने 10,500 करोड़ का एफडीआई जो है मंजूरी दे दी थी 2013 में। वो अपने 10 स्टोर भारत के अंदर एलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर के खोल सकता था ओवर 10 ईयर्स। सो ये हमसे पूछ रहे हैं कि ये कहाँ की कंपनी। सो ये स्वीडिश कंपनी है। ये एक रेयर क्वेश्चन है, इसमें कुछ दिमाग लगाने वाला नहीं था। सो स्वीडन की कंपनी है, ये पता होना चाहिए बस। फिर ग्लोबलाइजेशन हैज़ लेड टू इंक्रीज्ड क्रॉस बॉर्डर फ्लोज ऑफ टेक्नोलॉजी। विच पॉलिसी एनकरेज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अंडर द ग्लोबलाइजेशन। सो कौन सी पॉलिसी है जिससे कि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर बहुत आसान हो गया है। तो आप मेरे को बताइए कि इसमें कौन सी हो सकती है। लाइसेंसिंग राज से तो खराब होगी चीज़ें। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की पॉलिसी को फॉलो करेंगे तो उससे तो एफडीआई आएगा ही नहीं। भाई 1991 तक इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की पॉलिसी को ही तो फॉलो कर रहे थे कि खुद ही बनाएंगे सब कुछ। नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण का भी कोई सेंस नहीं इसमें बैठता है। उसमें तो फिर आप पब्लिक सेक्टर को की इकोनॉमी को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। सो एंड वाला ही ऑप्शन एक बचता था, हेडशॉट लगा सकते थे, ऑटोमेटिक रूट फॉर एफडीआई, है ना। इसी के तरीके से, ये एनटीपीसी में आया है सवाल। सो इसी के तरीके से जो है ये ग्लोबलाइजेशन के दरवाजे खुलते हैं और साथ में जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भी इजी हो जाता है। सो यही एक बेस्ट तरीका है। फिर 2014 से लेके 25 तक, यानी कि ये जो टाइम पीरियड है, देखिए इन्होंने बड़े अजीब सी बात है, ये इन्होंने पूछा भी किसके टाइम का, ये मोदी के टाइम का पूछा है। यानी बीजेपी गवर्नमेंट जब आती है उस टाइम पे ये बोल रहे हैं कि भारत में कितने बिलियन डॉलर का यूएसडी हुआ है एफडीआई, है ना। सो उस टाइम पे, ये तो एक रेयर क्वेश्चन ही मान लीजिए इसको, 748.78 बिलियन डॉलर का एफडीआई भारत के अंदर आया है
बस यही है इसका, ठीक है। सो कुल मिला के ये जो अभी आपने देखा है, ये सारे का सारा हमने देख लिए कि भाई गवर्नमेंट की एफडीआई की पॉलिसी क्या होती है। सो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सारा हमने यहाँ पे कवर कर लिया है, ठीक है। चलिए जी, ठीक है भाई। चलिए मैक्सिमम हमने आपको सारी चीज़ बता ही दी है। आसान टॉपिक था, छोटा टॉपिक था, इतना ही था इसके अंदर, बहुत ज़्यादा नहीं था। सो इतना ही आप कर लेंगे तो मुझे लगता है ये मोर देन सफिशेंट है। बाकी अब हम कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। सो मैंने जैसा कि बोला था अभी 2-3 दिन में हम पूरी इकोनॉमिक्स को ख़त्म कर देंगे। सो यहीं पे जो है लगभग अब 1-2 टॉपिक के बाद इकोनॉमिक्स पूरी यहाँ पे समाप्त हो जाएगी, और फिर जो है मोस्ट प्रोबेबली टारगेट यही है कि इस सैटरडे संडे तक जो है हम पॉलिटी के अंदर जंप कर जाएँ, ठीक है। कोशिश यही है जी। अभी नहीं पता कि ग्रुप डी वगैरह का कब होगा भाई मेरे। लास्ट वाले मोन्टेक सिंह आलूवालिया ही थे प्लानिंग वाले में, वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको, है ना। कह रहे की ब्रिंगिंग सच गुड सेशंस। बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए। चलिए ठीक है, बाकी लोगों को ये कंटेंट के बारे में बताते रहिए, इस कंटेंट की पावर के बारे में। अब हम मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल। धन्यवाद शोया भाई, धन्यवाद बानियास, धन्यवाद कैमियो सुमित।